डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता विषय पर अध्ययन करेंगे, जिसे न्यायिक सक्रियतावाद भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, न्यायिक सक्रियता यानी न्यायपाल का सक्रिय रहकर कार्य करना, न्यायपालिका द्वारा एक्टिव रहकर, सक्रिय रहकर कार्य करना। न्यायिक सक्रियतावाद की धारणा क्यों आई, या जो ये कंसेप्ट है न्यायिक सक्रियतावाद की, वो भारतीय परिवेश में या भारत में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पूर्व हमें न्याय की परंपरागत धारणा के संदर्भ में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। न्याय की परंपरागत धारणा के अंतर्गत जो व्यक्ति पीड़ित होता है, परेशान होता है, वही न्यायपालिका में जा सकता है। और भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय की परंपरागत धारणा पर ही आधारित रही है। इस धारणा के अनुसार न्यायालयों का कार्य है उनके सामने जो विवाद प्रस्तुत हों, यानी उनके सामने न्यायपालिका के या न्यायालयों के सामने जो विवाद प्रस्तुत होते हैं, उन विवादों का विद्यमान कानूनों के अनुसार निपटारा करना। इस धारणा की कुछ मूलभूत मान्यताएं, जैसे पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय के सम्मुख जाकर न्याय की याचना करे। न्याय की परंपरागत धारणा में जो व्यक्ति पीड़ित है वही स्वयं याचिका दायर करे, न्यायालय के पास जाए और न्यायालय के द्वारा स्वयं को कानून की वैधानिक व्याख्या तथा संपूर्ण विवाद के प्रसंग में वैधानिक दायरे तथा दृष्टिकोण तक सीमित रखा जाना चाहिए। यह धारणा इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक सामाजिक न्याय का दायित्व जनप्रतिनिधियों की संस्था संसद का है और आर्थिक सामाजिक न्याय सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यानी न्याय की जो परंपरागत धारणा है उसमें न्यायपालिका के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जो विवाद प्रस्तुत, जो याचिका दायर करता है और उन विवादों का निपटारा न्यायालय वैधानिक दायरे में करता है और दृष्टिकोण में करता है। केवल वो सक्रिय रह कर के कार्य नहीं करता है, उसे सामाजिक आर्थिक न्याय के संदर्भ में न्यायालय कोई फैसला नहीं करता है। न्यायिक सक्रियता का उदय और विकास। न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही विस्तार है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है तथा संविधानवादी शासन में विश्वास करता है। संविधानवादी शासन की मूल मान्यता है कि शासन को मर्यादित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए। संविधानवादी शासन की इस धारणा के अनुरूप ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता है। कालांतर में न्यायपालिका ने यह अनुभव किया है कि उसे यह शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए कि यदि कार्यपालिका अकर्मण्यता के कारण अपने कर्तव्यों की अनदेखी करे अथवा वह मनमाना आचरण करने की प्रवृत्ति को अपनाए तो न्यायपालिका उसे कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दे अथवा मनमाना आचरण करने की स्थिति में उसे ऐसा करने से रोक दे। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था के मनमाने कानून निर्माण पर रोक लगाने का साधन है। तो न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को कर्तव्य पालन की दिशा में प्रवृत्त करने या मनमाना आचरण करने से रोकने का साधन है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन से आगे का एक चरण है, एक ऐसा चरण जिसे व्यवस्था में निहित गतिशीलता, शासन की कमजोरियों
एवं दोषों तथा बदलती हुई परिस्थितियों ने जन्म दिया है। न्यायिक सक्रियता की स्थिति को न्यायपालिका द्वारा उसी देश में अपनाया जा सकता है जिस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। पिछले 5 दशक में अमेरिकी न्यायपालिका ने भी कुछ सीमा तक न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाया है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन से आगे का चरण है तथा यह कथन सत्य है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही विस्तार है। संविधान लागू किए जाने के बाद 3 दशक तक न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार किया जाता रहा, लेकिन गतिशीलता राज्य व्यवस्था का प्राण है। राज्य व्यवस्था का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अंग और प्रत्येक संस्था स्वयं में गतिशीलता लिए हुई होती है। 1970 के बाद से निरंतर ऐसी स्थितियां बनी जिसके आधार पर न्यायाधीशों और समस्त न्याय व्यवस्था से जुड़ा वर्ग ये सोचने के लिए प्रेरित हुआ कि कानून और संविधान के शब्दों की तुलना में संविधान की भावना और आत्मा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और संविधान की आत्मा की रक्षा करने के लिए आवश्यक होने पर तंग कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर निकलकर संविधान की रचनात्मक व्याख्या का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। तो ये 1970 के जो दशक है उसके अंतिम वर्षों में न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा का विकास हुआ। न्यायिक सक्रियतावाद का आशय या अर्थ क्या है? न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ या आशय है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। न्यायिक सक्रियतावाद के एक पक्षधर न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1982 में कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 2 वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है। परंपरागत रूप में यह सोचा जाता रहा है कि न्यायपालिका को राज्य व्यवस्था में मात्र निषेधात्मक भूमिका ही प्राप्त है। न्यायिक सक्रियतावाद के आधार पर न्यायपालिका को निषेधात्मक भूमिका के साथ साथ एक सकारात्मक भूमिका, वस्तुतः एक रचनात्मक भूमिका प्राप्त हो जाती है। इसी आधार पर कुछ विद्वान न्यायिक सक्रियतावाद के स्थान पर न्यायिक रचनात्मकता या न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो न्यायिक सक्रियतावाद का तात्पर्य है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए न्यायपालिका का सक्रिय रूप में होकर कार्य करना या सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए न्यायपालिका का सक्रिय रूप से कार्य करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। न्यायिक सक्रियतावाद या न्यायिक सक्रियता की दिशा में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एम.एन. वेंकटचलैया, पी.एन. भगवती जैसे न्यायाधीशों का विशेष रूप से योगदान रहा है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यायिक सक्रियतावाद का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। जो पूर्व न्यायाधीश हैं भारत के, पी.एन. भगवती और एम.एन. वेंकटचलैया जैसे न्यायाधीशों ने न्यायिक सक्रियतावाद का प्रयोग प्रारंभ किया। न्यायिक सक्रियतावाद विविध रूप और मान्यताएं। न्यायिक सक्रियता एक विविध रूप स्थिति है। इसके कुछ प्रमुख पक्ष और मान्यता हैं। न्यायिक सक्रियता से जुड़े हुए या न्यायिक सक्रियता की जो विभिन्न मान्यता हैं, विविध रूप हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनहितकारी अभियोगों को मान्यता, जिसे PIL कहते हैं। PIL जनहितकारी अभियोग। परंपरागत धारणा यह रही है कि न्यायालय से न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, किंतु न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आंग्ल विधि के उपयुक्त नियम को परिवर्तित करते हुए व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसकी कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है।
न्यायालय अपने सारी तकनीकी तथा कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्रवाई करेगा। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के अनुसार बाद, कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्रवाई और लोकहित में कार्रवाई ने ले लिया है। ऐसे मामलों की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर, जो कि बिहार में स्थित है, भागलपुर जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई और इनके विषय में पुलिस आयोग के सदस्य श्री के.एफ. रुस्तम जी ने एक लेख लिखा तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगू रानी ने धारा 32 के अंतर्गत उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। बिहार की इन जेलों में सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी अदालती कार्रवाई के बिना ही वर्षों से सड़ रहे थे। इनकी ओर से न कोई जमानत देने वाला था, न कोई वकील था। अतएव जनहित में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना कारण किसी को जेल में बंदी न रखा जाए। यदि उस पर मुकदमा चलाने में 18 माह से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित में चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया। जनहित अभियोग न्यायिक सक्रियता का प्रमुख पक्ष है। जनहित अभियोगों की शुरुआत भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई और गत 2 दशकों से जनहित अभियोगों की स्थिति चली आ रही है। उनमें कुछ प्रमुख जनहित याचिका हैं, जैसे आगरा प्रोटेक्शन होम केस, मुंबई के पटरीवासियों का मामला, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, पुलिस ड्राइवरों का केस, उत्तर प्रदेश के चमारों का मुकदमा, तिलौनिया अजमेर जिला के श्रमिकों का केस, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य और एशियाड श्रमिक केस आदि। जनहित अभियोगों में न्यायालय स्वयं अपनी पहल पर सक्रिय नहीं हुए, वरन सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्यायालयों को सक्रिय किया। कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल। संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक यह समझा जाता था कि न्यायालयों का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है। अतः न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। एशियाड श्रमिक केस में भी न्यायालय ने आर्थिक सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को अपनाया और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार के विवाद में भी सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण का प्रयोग किया। शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। न्यायिक सक्रियतावाद का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है, यानी शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाना है। संविधान और कानूनों के अंतर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई। इन स्वविवेकी शक्तियों का औचित्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कार्यपालिका अपनी इन स्वविवेकी शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। इस पृष्ठभूमि न्याय की सक्रियता का अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्रवाई विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्रवाई को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए वह कार्यविधि विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। शासन को आवश्यक निर्देश देना। 1993 से 2001 ईस्वी के वर्षों में तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। इन न्यायालयों ने जब ये देखा कि जांच एजेंसियां उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्यों में ढिलाई बरत रही हैं, तब न्यायालयों ने विभिन्न जांच एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिए और इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति चाहे कितना बड़ा हो, कानून उससे सबसे ऊपर है, उससे ऊपर तथा सरकारी एजेंसियों को अपना कार्य निष्पक्षता के आधार पर करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयों ने शासन को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रावधान, संविधान के प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू करने,
बाल श्रम को समाप्त करने, बस दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से व्यवस्था करने, पर्यावरण की रक्षा के लिए विविध व्यवस्था करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और पर्यावरण की रक्षा के विषय में समय समय पर आदेश या निर्देश दिए हैं। न्यायिक सक्रियता की आलोचना। न्यायिक सक्रियता जनहित की दृष्टि से ये जनता की अपेक्षाओं पर, जब जनता की अपेक्षाएं को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूरा नहीं कर सकती तो जनता की आशाओं का केंद्र न्यायपालिका रही और न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जनहित में तमाम फैसलों में अपना निर्णय दिया है। लेकिन इस न्यायिक सक्रियता की जो एक्टिव रहकर न्यायपालिका या न्यायालय कार्य कर रहे हैं, उसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा या विभिन्न कानूनविदों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर आलोचना की जाती रही है। जब न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने अपने लिए समस्त राज्य व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली, तब न केवल न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति वरन स्वयं न्यायपालिका भी तीखी आलोचना का विषय बनी और ये कहा जाने लगा कि न्यायपालिका ने जो तीसरे सदन, व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका की चेष्टा करने का काम किया है और आलोचकों के अनुसार न्यायाधीशों की प्रचार पाने की भूख ने उन्हें न्यायिक सक्रियता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। प्रसिद्ध कानूनविद या विधिवेत्ता नानी पालखीवाला ने न्यायिक सक्रियता पर कड़ी आपत्ति प्रकट करते हुए इसे एक तरह की न्यायिक तानाशाही कहते हैं और न्यायमूर्ति HR खन्ना का कहना है कि न्यायालयों का मुख्य कार्य विवादों का अविलंब निपटारा करना है। न्यायालयों ने अपने इस कार्य पर ध्यान न देकर न्यायिक सक्रियता के रूप में जिस स्थिति को अपनाया है वह स्वेच्छाचारता है। न्यायालयों की यह स्वेच्छाचारता न केवल अनुचितपूर्ण वरन तर्क विरुद्ध भी है। इस बात को तो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी भी स्वीकार करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में अतिशयता को अपना लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई गैर निर्वाचित संस्था न्यायपालिका नीति निर्धारण निकाय का रूप नहीं ले सकती। आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन निचली अदालतों में व्यापक भ्रष्टाचार, जिससे हम सभी परिचित हैं, के प्रति वे पूर्णतः उदासीन हैं। उच्च स्तर की न्यायपालिका का न्यायिक सम्मान के प्रति अत्यधिक भावुकतापूर्ण दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय जिस प्रकार से न्यायालय अपमान की प्रक्रिया को अपनाते हैं उसके संबंध में न्यायमूर्ति खन्ना लिखते हैं, उचित रूप में की गई आलोचना स्वीकार की जानी चाहिए। न्यायालय अपमान के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई सकारात्मक आलोचना का उत्तर नहीं है। नागरिकों और प्रेस को न्यायिक सक्रियता की सत्यनिष्ठता को परखने का अधिकार होना ही चाहिए। यदि न्यायपालिका सरकार के प्रत्येक अंग को जवाबदेह बनाना चाहती है लेकिन स्वयं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहती तो इसे न्यायिक निरंकुशता ही कहना होगा। यानी न्यायपालिका की अत्यधिक सक्रियता के कारण एक तरह से न्यायिक निरंकुशता को बढ़ावा मिला है, जिसकी विभिन्न राजनीतिज्ञों और कानूनवेत्ताओं ने न्यायिक सक्रियता की आलोचना की है। लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद का जनहित की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। अब न्यायिक सक्रियतावाद की महत्व और सीमाएं। न्यायिक सक्रियतावाद के प्रति की गई आलोचनाओं में सत्य के अंश होने के बावजूद यह तथ्य है कि न्यायिक सक्रियतावाद के संबंध में आज की स्थिति के लिए स्वयं न्यायपालिका उत्तरदायी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने परिस्थितियों से प्रेरित और बाध्य होकर ही न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाया था और अपनाए हुए है। यदि केंद्रीय और राज्य स्तर की विधायी और कार्यपालिका संस्थाएं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनी रहती, यदि इन संस्थाओं ने संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था और सार्वजनिक हित के प्रति संवेदनशीलता को अपनाया होता तो न्यायिक सक्रियता की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथ्य यह है कि विधायी संस्थाएं मात्र अव्यवस्था और शोर शराबे का प्रतीक बनकर रह गईं तथा कार्यपालिका ने कुछ मामलों में अकर्मण्यता और कुछ मामलों में मनमाने आचरण की स्थिति को अपना लिया। ऐसी स्थिति में जब न्यायिक सक्रियता की स्थिति देखी गई तो राज्य व्यवस्था की कम से कम एक संस्था न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहा। जनता ने सोचा कि अभी भी आशा की किरण शेष है और इस बात ने सामान्य जन के मन मस्तिष्क में राज्य व्यवस्था के प्रति विश्वास को कुछ सीमा तक बनाए रखने में योगदान किया।
न्यायिक सक्रियता के संबंध में सामान्य जन का विचार यह है कि न्यायिक सक्रियता के प्रकाश को और अधिक ले जाए जाने की आवश्यकता है। न्यायपालिका ने बहुत अधिक विश्वसनीयता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रहरी की भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता के प्रसंग में दोनों ही पक्षों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जब विधायी संस्थाएं और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तब न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता की स्थिति मात्र एक अस्थायी स्थिति हो सकती है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा अंकित करने की आवश्यकता है जिसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के दायित्वों को हत्यानेल यानी तीनों अंगों में जो सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उनकी अपनी अपनी सीमाएं हों और सामंजस्य और समन्वय के साथ वो तीनों अंग कार्य करें। संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कानून और न्याय व्यवस्था में मूलभूत सुधारों सहित समस्त व्यवस्था में मूल परिवर्तन किए जाएं। राज्य व्यवस्था के विविध अंगों अपने दायित्वों के प्रति सजगता को अपनाएं, साथ ही अपनी मर्यादाओं और सीमाओं की दृष्टि में रखें और राज्य व्यवस्था के विविध अंग परस्पर सहयोग सामंजस्य के आधार पर संविधान और राज्य व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो सरकार के तीनों अंगों में समन्वय होना चाहिए और न्यायिक सक्रियता ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। समय की ज़रूरत है। न्यायिक सक्रियता से जो गरीब, वंचित, पिछड़े तबके के हित में सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया है और सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को, जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय की दृष्टि से न्यायालय ने जो सक्रिय रहकर कार्य किया है और जो न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा का विकास हुआ है, उससे निश्चित रूप से भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत ही हुई है। धन्यवाद।